हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और आज की क्लास में मैं आप लोगों को यूनिट 7 और 8 का अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया था कि आपके सिलेबस का जो यूनिट 7 है वो भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं से संबंधित है। यानी भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने देखिए आप लोगों को बताया था कि यूनिट 8 जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित है। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करती है। उसके बाद फिर नगरीकरण कैसे प्रभावित करता है, फिर गरीबी के द्वारा शिक्षा कैसे प्रभावित होती है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रतिभा पलायन होता है यानी जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, तो उसके द्वारा शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग देखा जाए। सबसे पहले हम लोग यूनिट 7 को देखते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और फिर उसके बाद यूनिट 8 का अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए देखिए आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है यूनिट 7, और यूनिट 7 जो है आपका किससे रिलेटेड है? भारत में उच्च शिक्षा की समस्याएं, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, भारत में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को बौद्धिक, तकनीकी और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना होता है, ताकि वे राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। यानी हमारे देश में उच्च शिक्षा का जो मेन मकसद है वो विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से, तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हालांकि उच्च शिक्षा प्रणाली में कई समस्याएं हैं जो इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने से प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यानी जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बाधा डाल रही हैं। तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? उसमें देखिए, कुछ समस्याएं सामाजिक हैं, कुछ शैक्षणिक हैं और कुछ व्यवहारिक स्तर की हैं, जो इसमें गहरी जड़ों के रूप में जमी हुई हैं और ये शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो समस्या है वो पहुंच और समानता से रिलेटेड है, जिसमें देखिए लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर पहुंच और समानता से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लैंगिक असमानता यानी जेंडर डिस्पैरिटी, जिसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन और ट्रांसजेंडर से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती है। देखिए, लड़कियों की भागीदारी में कमी देखी जाती है, यानी गर्ल्स स्टूडेंट जो है उच्च शिक्षा में कम भागीदारी करती हैं शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी अभी भी सीमित है। इसका कारण क्या है? देखिए, सामाजिक रूढ़िवादिता, पारिवारिक जिम्मेदारियां और विवाह संबंधी दबाव के कारण लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा देखिए है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की उपेक्षा। जो देखिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग होते हैं उच्च शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रहते हैं। यानी जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में जाने ही नहीं दिया जाता है। जैसे ही उनकी पहचान हो जाती है कि वो ट्रांसजेंडर हैं, तो फिर उनको शिक्षा ग्रहण करने की बात कोई करता ही नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि समाज में उनके साथ भेदभाव होगा, सामाजिक अपमान होगा और संस्थान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यानी जिस संस्थान में पढ़ने जाएंगे वो संस्थान उसका एडमिशन ही नहीं लेगा। तो इन सारे कारणों की वजह से उनको किसी भी शिक्षा संस्थान में शामिल नहीं कराया जाता है। अगला चीज है इसमें देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी उच्च शिक्षा में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसके चयन को लेकर लैंगिक आधार पर पूर्वाग्रह देखने को मिलता है।
यानी लोग कहते हैं कि ये विषय पुरुषों का है, ये विषय लड़कियों को पढ़ने का है, ये विषय पुरुषों को पढ़ना सही होता है, ये लड़कियों को पढ़ना सही नहीं होता है। तो इस तरह के जो पूर्वाग्रह होते हैं उसके आधार पर भी उच्च शिक्षा में नामांकन में कमी देखी जाती है। जैसे देखिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसको शॉर्टकट में देखिए स्टेम के नाम से जाना जाता है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में कहा जाता है कि पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जबकि लड़कियां सामाजिक विज्ञान और कला के विषयों तक ही सीमित रह जाती हैं। तो इस प्रकार की जो पूर्वाग्रह है ये भी पहुंच को प्रभावित करता है। अब देखिए जाति और वर्ग आधारित असमानता, कास्ट एंड क्लास डिस्पैरिटी। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो दलित और पिछड़े वर्ग लोग होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, यानी अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में समान अवसर नहीं मिल पाता। दूसरा चीज, आरक्षण नीति का आंशिक लाभ मिलता है, यानी आरक्षण नीति लागू होने के बावजूद भी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कई दलित और पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हालांकि इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन वे आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये इस आरक्षण को लेने से वंचित रह जाते हैं। ये पढ़ने का मन ही नहीं करते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाने का मन ही नहीं बनाते। आर्थिक असमानता भी एक कारण होती है, यानी कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो गरीब और वंचित वर्ग के होते हैं, तो उनको महंगी और उच्च शिक्षा का खर्च वहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब देखिए धार्मिक आधार पर असमानता, यानी रिलीजियस डिस्पैरिटी। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बच्चों की उच्च शिक्षा में भागीदारी अपेक्षाकृत कम होती है, यानी इस धर्म के लोग आपको उच्च शिक्षा में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उसका कारण होता है इनका अल्पसंख्यक होना, यानी धार्मिक रूप से वो माइनॉरिटी होते हैं। इनके साथ देखिए धार्मिक रूप से भेदभाव और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के कारण इन समुदायों के बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये उच्च शिक्षा में नहीं जाते। अगली असमानता है देखिए क्षेत्रीय असमानता, यानी रीजनल डिस्पैरिटी। इसमें देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर दिखाई देता है। शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के बेहतर संस्थान उपलब्ध होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। उत्तर और दक्षिण भारत में अंतर देखने को मिलता है, यानी दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा का जो स्तर है और संस्थानों की जो गुणवत्ता है उत्तर भारत की तुलना में बहुत बेहतर हुए। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है, यानी दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच अभी भी सीमित है, जिससे इन क्षेत्रों के बच्चे बहुत पीछे रह गए। तो ये सारी चीजें जो थी असमानता और पहुंच की समस्याएं के रूप में देखी गई। आप देखिए अगली जो समस्या है वो है परीक्षा प्रणाली से रिलेटेड और सूचना के विस्फोट से, यानी सूचना के बहुत ज्यादा प्रवाह से। तो देखिए परीक्षा प्रणाली से संबंधित समस्या में क्या किया जाता है कि परीक्षा प्रणाली पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, यानी ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी छात्रों को केवल परीक्षा दिलाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको ज्ञान दिलाने पर ज्यादा जोर नहीं। यानी उनको खूब परीक्षा दिलाया जाए और परीक्षा में रट रट के उनको उत्तर लिखने के लिए कहा जाए, वो रट के डिग्री पा जाए, सर्टिफिकेट पा जाए, उनके पास किसी चीज का नॉलेज ना रहे। देखिए तो परीक्षा प्रणाली पे अत्यधिक जोर में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रटंत प्रणाली का वर्चस्व। यानी अपने देश में अभी भी उच्च शिक्षा प्रणाली जो है रटंत शिक्षा यानी रोट लर्निंग पर आधारित है, जहां विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ग्रेजुएशन का सिलेबस कितना बड़ा होता है, उसको कितने दिनों में पढ़ना होता है और समझ समझ के पढ़ना होता है, लेकिन स्टूडेंट के अंदर एक धारणा बना दी गई है कि आप लोग श्योर सीरीज खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और परीक्षा में पास हो जाइए, नंबर आ जाए, रिजल्ट मिल जाए।
तो श्योर सीरीज पढ़ लेने से, परीक्षा में पास हो जाने से आपकी पढ़ाई नहीं होती है। तो इस तरीके से पढ़ने की वजह से ही क्या होते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई स्किल नहीं होती है, तो ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके अलावा फिर देखिए, मूल्यांकन से संबंधित त्रुटियां होती हैं, यानी परीक्षा प्रणाली में जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी कापियों का, वो भी मनमाने ढंग से किया जाता है, कोई तौर तरीका नहीं होता। जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं वो मनमर्जी, कोई पढ़ना देखकर मूल्यांकन करता है, कोई अच्छी राइटिंग देखकर मूल्यांकन करता है, कोई शुरू का कुछ थोड़ा बहुत देख लेता है, फिर बाकी अपने आप ऐसे ही चेक कर देता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मन मान के। कोई अगर उसमें पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है तो उसको भी सामान्य रूप से एवरेज मार्किंग कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि मूल्यांकन प्रणाली बहुत गड़बड़ है। उसके बाद फिर देखिए, सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच की कमी है, यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच को विकसित करने में पूरी तरह से असफल रही है। अगला क्या है प्रॉब्लम, अंकों का दबाव रहता है, यानी विद्यार्थियों पर हमेशा ज्यादा नंबर लाने का दबाव डाला जाता है, गार्जियन की तरफ से, टीचर की तरफ से, और फिर उनके सहयोगियों की तरफ से। तो उससे क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाते हैं, नंबर लाने पर ज्यादा उनका फोकस रहता है, उनके नॉलेज में वृद्धि नहीं देगी। तो देखिए, विद्यार्थियों पर उच्च अंक प्राप्त करने का अत्यधिक दबाव होता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो लोग नकल करेंगे, नकल के चक्कर में रहते हैं कि मुझको कहीं से कोई बता दे, कोई करवा दे, मेरा नंबर ज्यादा आ जाए। दूसरी देखिए, इससे संबंधित समस्या क्या है कि सूचना का विस्फोट और उसकी प्रामाणिकता, यानी ढेर सारी सूचनाएं इस समय शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद हैं, समाज में, वातावरण में, और उसकी वजह क्या है, इतने ज्यादा जो डिजिटल संसाधन है उनके फैलने की वजह से। यानी डिजिटल संसाधन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इतने ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारी सूचनाएं फैली हुई हैं। तो स्टूडेंट उन सूचनाओं के चक्कर में परेशान हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को उतना ध्यान नहीं देते। तो देखिए, सूचना की अधिकता कैसे होती है। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं की बाढ़ ने विद्यार्थियों के लिए सही और गलत जानकारी की पहचान कराना कठिन कर दिया है। यानी उनको मोबाइल पे जो चीज देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, उसी में उलझे रहते हैं, वो सही गलत पहचान नहीं पाते और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये होती है सूचना की अधिकता की वजह से। फिर देखिए, इसकी प्रामाणिकता का अभाव होता है, यानी बहुत से स्टूडेंट ऐसे ऐसे स्रोतों से सूचना प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं जो प्रामाणिक नहीं होती। बहुत सारी झूठी सूचनाएं भी सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमों से स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है और उसी को सही मान लेते हैं। देखिए, कई बार विद्यार्थी गैर प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को भी सही मान लेते हैं और इससे उनकी जानकारी गलत और अधूरी हो जाती है। तकनीकी जानकारी की वैधता से संबंधित समस्या होती है, यानी सूचना के इस विस्फोट में तकनीकी और व्यावसायिक जानकारी की वैधता की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिससे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया का भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, यानी सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक न्यूज और भ्रामक जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे विद्यार्थी गलत सूचनाओं के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए, अगली जो समस्या है, विद्यार्थियों से संबंधित समस्या। ये समस्याएं कहने का मतलब किसी दूसरे की वजह से नहीं, बल्कि इसके जिम्मेदार खुद विद्यार्थी होते हैं। तो विद्यार्थियों के अंदर खुद ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं जो उनके उच्च शिक्षा को प्रभावित करते हैं। पहली चीज देखिए क्या होती है, लक्ष्यहीनता, यानी एमलेसनेस। उनको अपना लक्ष्य ही नहीं पता होता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट आप देखते होंगे कि हाई स्कूल, इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए, लेकिन उनको अभी यही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनको अपना लक्ष्य ही नहीं पता है। उनका लक्ष्य कोई दूसरा उनको बताता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये तैयारी करनी चाहिए, आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब उनको अपने लक्ष्य के बारे में खुद ही नहीं पता है तो कभी सीरियसली पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, उनको कैरियर लक्ष्य की अस्पष्टता होती है, यानी अधिकांश शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद अपने करियर और भविष्य की स्पष्ट दिशा का ज्ञान नहीं। देखिए, अभी मैंने बताया कि जब वो उच्च शिक्षा में प्रवेश कर जाते हैं फिर भी उनको अपने लक्ष्य, कैरियर के बारे में कुछ अता पता नहीं होता है। दूसरी चीज, मार्गदर्शन की कमी, यानी उनको समय समय पर कैरियर से संबंधित ना तो काउंसलिंग कराई गई, ना तो उनको मार्गदर्शक दिया गया,
जिसके वजह से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में असमर्थ रहते। यानी उनको कोई बताने वाला ही नहीं रहा पहले कि हाँ आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपके लिए ये बेहतर है, आपके अंदर इस चीज की योग्यता है, तो आप ये पढ़ाई करो, ऐसा बताने वाला कोई उनको नहीं होता। यानी ये सब लापरवाही की वजह से या तो उनके गार्जियन ध्यान नहीं देते या तो फिर उनके शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा देखिए फिर उनको बेरोजगारी का डर रहता है। यानी विद्यार्थियों को लगता है कि मैं ये विषय पढ़ूंगा तो मुझे रोजगार मिलेगा कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग इस विषय को पढ़े हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है, तो मैं पढ़ के कैसे पा जाऊंगा। तो इसकी वजह से यानी देखिए विद्यार्थियों को अपने विषयों और करियर विकल्पों को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे वे लक्ष्यहीनता का शिकार हो जाते हैं। दूसरी देखिए विद्यार्थियों के अंदर खुद की कमी में क्या होता है, असहिष्णुता और आक्रामकता, यानी इनटॉलरेंस एंड एग्रेशन। इस प्रकार के जो उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं होते हैं, इनकी उम्र देखिए क्या होती है कि किशोरावस्था की उम्र जो होती है, किशोरावस्था यानी युवा अवस्था में लोग प्रवेश करते हैं। तो युवा अवस्था में प्रवेश करने की वजह से इनके शरीर में हार्मोन का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, और जिसके वजह से इनके अंदर असहिष्णुता और आक्रामकता की भावनाएं देखने को मिलती है। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक असहिष्णुता इनके अंदर देखने को मिलती है, जैसे विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के विद्यार्थियों के बीच सामाजिक रूप से असहिष्णुता बढ़ रही है। दूसरा चीज राजनीतिक हस्तक्षेप। विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों में देखिए राजनीतिक हस्तक्षेप और विचारधाराओं के टकरावों के कारण विद्यार्थियों में असहिष्णुता और आक्रामकता बढ़ती जा रही। यानी विभिन्न प्रकार के जो राजनेता हैं वो स्कूल कॉलेजों में इंटरफेयर करते हैं, वहाँ राजनीतिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि छात्र संघ का चुनाव होता है, विभिन्न प्रकार की रैलियों में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को ही ले जाया जाता है, शामिल कराया जाता है, जिससे उनका भटकाव हो जाता है। अगली चीज देखिए आक्रामक प्रवृत्ति का विकास। सामाजिक तनाव और शिक्षा प्रणाली के दबाव के कारण विद्यार्थियों में आक्रामकता यानी एग्रेशन और हिंसात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। देखते होंगे आप लोग कि इसी उम्र के जो छात्र छात्राएं हैं बहुत आक्रामक होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं भी कर देते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो जाती है। अगली समस्या है बेरोजगारी और प्रतियोगिता की समस्या, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंपटीशन की। इनको लगता है कि मुझे अवसरों की कमी है, यानी मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ये चीज नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन में पास नहीं हो पाऊंगा, तो मैं ये पढ़ाई क्यों करूं। तो उसके लिए वो पढ़ाई पर ध्यान देना बंद कर देते। देखिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी योग्य विद्यार्थियों को रोजगार के उचित अवसर नहीं मिलते, जिससे उनकी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। देखिए बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त तो कर लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। उनको लगता है कि मेरी ये पढ़ाई लिखाई सारी व्यर्थ हो गई। तो इससे क्या होता है कि बाकी जो पीछे के पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि इन्होंने तो ये पढ़ाई की, इनको रोजगार मिला नहीं, तो मैं पढ़ के क्या करूंगा या क्या करूंगी। इसके बाद देखिए मौजूदा रोजगार में कौशल का अंतर। अब देखिए इस समय जो विद्यार्थी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको जो कौशल सिखाया जा रहा है उद्योग धंधों में, कंपनियों में, उस कौशल में हमेशा नया नया इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नए नए कौशल की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। जब कोई व्यक्ति कोई कौशल सीख के जाता है, कोई विद्यार्थी, तो वहाँ उस कौशल की मांग नहीं होती है, यानी उस प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थियों की मांग नहीं रहती, तो उससे एडवांस वाले, वैसे तो वहाँ पे बहुत से पढ़े होते हैं, तो इसकी वजह से इनको रोजगार नहीं मिलता है। देखिए उद्योगों की जरूरत और शिक्षण संस्थानों में सिखाई जा रही शिक्षा के बीच बड़ा अंतर होता है, जिससे विद्यार्थी व्यावसायिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते। अगली समस्या देखिए क्या है, अत्यधिक प्रतियोगिता। अब आप लोग देखते ही होंगे कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसी तरीके से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं। तो जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो कोई फॉर्म आता है, कोई वैकेंसी आती है, बहुत से स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं। अब उसमें क्या लगता है, लोगों को बहुत ज्यादा संख्या देखने को लगता है तो घबराते हैं कि इतने लोगों में मैं कहाँ से सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें हिस्सा लेता है, कोई स्टूडेंट हिस्सा लेता है, तब उसको असलियत पता चलता है कि इसमें केवल भीड़ ही होती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट एक ही तरीके से पढ़ के आए होते हैं। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सीरियसली पढ़े रहते हैं, तो जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़े रहते हैं उनको सफलता मिलती है, लेकिन जो जैसे तैसे पढ़ के आए रहते हैं तो वो लोग उसमें सफल नहीं हो पाते।
तो देखिए, सरकारी और निजी क्षेत्रों में सीमित अवसरों के कारण अत्यधिक प्रतियोगिता होती है, जिससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। अब देखिए, अगली जो समस्या है, मूल्य आधारित शिक्षा की कमी, यानी लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो उच्च शिक्षा में देखिए, मूल्य आधारित शिक्षा की कमी में सबसे पहले क्या देखा जाता है, नैतिक शिक्षा का अभाव। यानी उच्च शिक्षा में नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, यानी विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के बजाय भौतिक सफलता को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ नैतिकता नहीं देखी जाती, किसी की भलाई करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। यहाँ बस ये देखा जाता है कि कैसे आप ज्यादा पैसा कमाओगे, कैसे आपका ज्यादा फायदा, आप कौन सा विषय पढ़ोगे, किसके साथ कैसे करोगे कि आप जल्दी से ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। तो इससे क्या हो जाता है कि नैतिक मूल्य जो है कम हो जाते हैं। अब देखिए, इसके लिए समाधान और सुझाव क्या है। पहला देखिए, समाधान सुझाव क्या है कि लैंगिक, जाति और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा दिया जाना है। यानी इस रूप में जो असमानता है उसको खत्म किया जाए, समावेशी शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए। उच्च शिक्षा में लड़कियों को, ट्रांसजेंडर को और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को समावेशी और संवेदनशील वातावरण बनाकर शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद देखिए, आरक्षण और वित्तीय सहायता दी जाए। यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाए और वित्तीय सहायता दी जाए, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाए, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों को दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जाए। उसके बाद फिर देखिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार और कौशल विकास पर जोर दिया जाए। यानी केवल परीक्षा में ज्यादा नंबर लाने पर जोर न दिया जाए, रटंत प्रणाली पर जोर न दिया जाए, नकल वाली परीक्षा को बंद किया जाए। देखिए, परीक्षा में सृजनात्मकता को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी रटंत प्रणाली को खत्म करके आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और नवाचार पर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाने। यानी परीक्षा में प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो ऐसा होना चाहिए कि छात्र उस पर अपने से बेहतर तरीके से सोचकर उसका उत्तर दे सके। उसको किसी समस्या समाधान के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, किसी नई नवाचार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनके अंदर नए नए चीजों को सोचने की क्षमता विकसित होगी। उनको जो शिक्षा दी जाए वो कौशल आधारित शिक्षा दी जाए, यानी विद्यार्थियों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए, जो कुछ भी पाठ्यक्रम उनको दिया जाए, उसमें उनको नए नए कौशल सिखाए जाए, उनके अंदर व्यावसायिकता की वृद्धि की जाए। देखिए, विद्यार्थियों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके उद्योगों के लिए तैयार किया जाए। मूल्यांकन प्रणाली में भी विविधता लाई जाए, यानी जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है उसको बदला जाए, उनका एक ही तरीके से मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि उनका आंतरिक रूप से भी मूल्यांकन किया जाए, बाह्य रूप से भी किया जाए, और मूल्यांकन सतत किया जाए, लगातार किया जाए, थोड़े थोड़े समय पर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार साल में एक बार केवल मूल्यांकन। ऐसे क्या होता है कि उनकी जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है, यानी प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाते। इसके बाद देखिए, उनका करियर काउंसलिंग और लक्ष्य निर्धारण कराया जाए, यानी समय समय पर उनको अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया जाए और उनको बताया जाए कि आप किस क्षेत्र में जाओगे तो बेहतर कर सकते हो, आपके लिए ये क्षेत्र बेहतर है, आप ये लक्ष्य अपना निर्धारित करो। देखिए, लक्ष्य निर्धारण पर जोर देना चाहिए। विद्यार्थियों को करियर लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देने के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए, साइबर सुरक्षा और सूचना सत्यापन पर ध्यान देना चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाएं उनके पास पहुंच रही हैं, तो उसमें उनको सत्यापित करने का प्रयास करना चाहिए, गार्जियन के द्वारा और टीचर के द्वारा। देखिए, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सूचना की वैधता की पहचान करनी चाहिए, यानी विद्यार्थियों को प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने और सूचना की वैधता को परखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, यानी कि उनको बताना चाहिए कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना सही नहीं। अगला चीज देखिए क्या करना चाहिए,
रोजगार परक शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। यानी उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाना चाहिए। जैसे आज के जमाने में उद्योग धंधों में, कंपनियों में जिस प्रकार के पाठ्यक्रम की, जिस कौशल की जरूरत है, उसी प्रकार के पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, नैतिक शिक्षा को समावेशित किया जाना चाहिए। यानी विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन, कि भारत में उच्च शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जब सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तभी वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उच्च शिक्षा में जो समस्याएं थी उनको बेहतर तरीके से योजना बनाकर दूर किया जाना चाहिए, तब जाके अपने देश की जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होगी और उसको प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राओं को रोजगार मिलेगा, उनका कैरियर बेहतर होगा, तो भविष्य में जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको भी अच्छा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला यूनिट जो है, लास्ट यूनिट, 8वां यूनिट, इसको देखिए, सब चीजें मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, तो इन सब चीजों को आप लोग एक बार और देख लोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा और पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए 8वां यूनिट क्या है कि भारत की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनसे संबंधित है, जिसमें सबसे पहला देखिए है शहरीकरण, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, तीसरी है गरीबी और चौथी है ब्रेन ड्रेन। ये चारों चीजें हैं, हम लोग को इसमें पढ़नी है कि इनका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती रहती है, जिसमें देखिए शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी और ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को, पहुंच को और समानता को प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों के प्रभाव को एक बार विस्तार से हम लोग को समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए शहरीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शहरीकरण का पहला प्रभाव क्या है कि जो शिक्षा संस्थान होते हैं वो शहरों में ज्यादा होते हैं, यानी अधिकांश उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जिसके वजह से देखिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की कमी देखी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र होते हैं उनको शिक्षा का बेहतर अवसर नहीं मिलता। शहरी और ग्रामीण विभाजन के कारण ग्रामीण बच्चों को शहरी बच्चों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में पीछे रहना पड़ता है। अब देखिए, जब अच्छी तरीके से शिक्षा ही नहीं मिलेगी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, तो शहरी बच्चों के मुकाबले वो पीछे रह जाते हैं। अच्छे अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान, अच्छे अच्छे कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब शहरों में होते हैं, तो सभी बच्चे शहरों में नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत से लोगों को वहां रहने में दिक्कत होती है क्योंकि उनके घर वालों के पास उतने पैसे नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। दूसरी चीज देखिए क्या है, नगरीकरण की वजह से समस्या, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाता है, यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शहरीकरण के साथ साथ शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाता है, जिसके वजह से जो निजी शिक्षण संस्थान है वो कोचिंग सेंटर केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे पिछड़ जाते हैं। अब देखिए, शहरीकरण की वजह से क्या हो जाता है, शिक्षा व्यवसाय में बदल जाती है, यानी शिक्षा प्रदान करने वाले लोग भी उसको अपना व्यवसाय बना लेते हैं और उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, तो उसके लिए वो फीस ज्यादा रखते हैं, फीस बढ़ा देते हैं। तो फीस बढ़ाने की वजह से जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कम आर्थिक पैसे इनकम वाले होते हैं, वो उन शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षा को देखिए एक उपभोक्ता वस्तु के रूप में, यानी कमोडिटी के रूप में देखा जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो गरीब छात्र होते हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तीसरी देखिए क्या है, नगरीकरण की वजह से होने वाली समस्या, शहरी जीवन शैली का प्रभाव।
जो शहरी जीवन शैली होती है उसके कारण देखिए जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियों का दबाव बढ़ जाता है, जिसके वजह से उनके अंदर देखिए मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और तनाव जनित समस्याएं बढ़ती जाती हैं, जिससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। उसके बाद देखिए नगरीकरण की वजह से अगली समस्या क्या है कि डिजिटल विभाजन और शहरी सुविधा। शहरी क्षेत्रों में देखिए डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड की समस्या बनी हुई है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते चलन ने शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच की खाई को और गहरा बना दिया। अब देखिए बहुत सारा ऐसा डिजिटल संसाधन होता है जो शहर के बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों को उपलब्ध हो भी जाता है तो बिजली की समस्या, इंटरनेट की समस्या, इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते, तो जिसकी वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गैपिंग देखने को मिलती है। अब दूसरी चीज़ है देखिए वो जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो देखिए जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो कम संसाधन पर ज़्यादा लोग होंगे, जिसकी वजह से दबाव बहुत ज़्यादा होगा। देखिए भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने शैक्षणिक संसाधनों, शिक्षकों और बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव। जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो शिक्षण संस्थान कम देखे जाते हैं, टीचर्स की संख्या कम होती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है। देखिए विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण शिक्षकों पर भार बढ़ जाता है और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कक्षा कक्ष में देखिए शिक्षा और छात्र का जो अनुपात होता है वो सही नहीं होता है, असंतुलित होता है, जिसके कारण विद्यार्थियों को व्यक्तिगत ध्यान के आधार पर शिक्षा नहीं दी जा सकती। देखिए बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज होते हैं जिसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं, तो उन स्टूडेंट पर उतने पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको समस्या होती है। कुछ कुछ स्कूलों कॉलेजों में देखिए बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको बैठने की सुविधा नहीं होती है, उनको गर्मी लगती है, पंखे नहीं उपलब्ध हो पाते, बेंच नहीं उपलब्ध हो पाती। तो ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही है? जनसंख्या में वृद्धि की वजह से। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, बुनियादी ढांचे की कमी देखी जाती है, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी देखी जाती है। जैसे देखिए शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल के मैदान की कमी होती है। यानी स्कूल कॉलेज वाले सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बनवा देंगे तो क्लासरूम कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को छोटा छोटा बनाते हैं, कम जगह में बनाते हैं, तो जिसकी वजह से इनका अभाव देखा जाता है, क्लासरूम ज़्यादा बनवा दिए जाते हैं। अधिकांश देखिए सरकारी विद्यालयों में पेयजल, स्वच्छता और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों प्रभावित होते हैं। उसके बाद फिर देखिए शिक्षा तक सीमित पहुंच, यानी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीब और वंचित वर्ग के हैं, वो शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाते। देखिए गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे ड्रॉप आउट दर बढ़ जाती है। यानी जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो जनसंख्या ज़्यादा रहेगी और उनके पास पैसे कम रहेंगे, तो वो विद्यालयों में नहीं जा पाएंगे। यदि जाएंगे भी तो बाद में फीस जब बढ़ जाएगी तो वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। देखिए उच्च जनसंख्या दर के कारण शिक्षण संस्थानों का समुचित वितरण नहीं हो पाता और ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। देखिए जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी देखी जाती है, हर जगह उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जिससे फिर शिक्षा में भेदभाव दिखता है। कहीं के लोग अच्छा शिक्षा पा जाते हैं, कहीं के लोग नहीं पा पाते हैं। अब अगली समस्या देखिए क्या देखने को मिलती है, शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता का अभाव। यानी जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, जिससे शिक्षकों का अभाव देखा जाता है और शिक्षकों की मांग बढ़ जाती है तो कम योग्य शिक्षकों से ही वही काम करवाना पड़ता है, जिससे गुणवत्ता में कमजोरी आती है। अब जैसे देखिए बहुत सारे टीचर्स की जरूरत है, लेकिन लोगों के पास उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बिना टीचर के तो पढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर स्कूल कॉलेज वाले क्या करते हैं कि कम पढ़े लिखे लोगों के को भी अपने स्कूल में रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
देखिए, शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि वे बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप प्रभावी शिक्षा प्रदान कर सके। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए क्या चाहिए कि अच्छे तरीके से टीचर को ट्रेंड किया जाना चाहिए, जिसके वजह से वो अच्छी शिक्षा छात्रों को प्रदान कर सके। अब देखिए, तीसरी जो समस्या है वो गरीबी है, यानी पॉवर्टी। इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, गरीबी के वजह से स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि देखी जाती है। जो स्टूडेंट गरीब परिवार से संबंधित होते हैं वो आर्थिक कठिनाई की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और फिर वे किसी न किसी काम में लग जाते हैं, बाल मजदूरी या घर का ही कोई काम, किसी रोजगार में। मिड डे मील जैसी योजनाओं के बावजूद कई बच्चे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शिक्षा से दूर हो जाते हैं। सरकार इनके लिए देखिए मिड डे मील जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा के रखी है कि कक्षा 8 तक के बच्चों को मुफ्त में भोजन दिया जाए, उनको किताबें मुफ्त में दी जाए, उनको कपड़े, बैग, जूते, मोजे के लिए पैसे दिए जाएं, लेकिन फिर भी उतने से ही उनका पूरा हर चीज पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई छोड़ के किसी न किसी कार्य में लगना होता है। शिक्षा के खर्च का बोझ होता है। गरीबी की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं, जिसमें देखिए विद्यालय का शुल्क, किताबें, यूनिफॉर्म और परिवहन के खर्च वहन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। जो निजी विद्यालय होते हैं वहाँ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता है। केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चों को ही उस प्रकार की शिक्षा मिल पाती है। अगला क्या है, देखिए बाल श्रम और शिक्षा से वंचितता। गरीबी के कारण देखिए अपने देश में बहुत ज्यादा बाल श्रम देखने को मिलता है और अच्छी शिक्षा से लोगों को वंचित देखा जाता है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते ही नहीं। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे समुदाय हैं, बहुत से ऐसे जाति के लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ज्यादा जोर नहीं देते हैं। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी के कारण कई बच्चे बाल श्रम में लग जाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। बाल श्रम के कारण बच्चों की बौद्धिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया बाधित होती है और वे जीवन में आगे बढ़ने से वंचित रह जाते हैं। गरीबी की वजह से देखिए लड़कियों की शिक्षा में बहुत ज्यादा बाधा देखने को मिलती है। यानी जो गरीब परिवार होता है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, उसमें भेदभाव करना पड़ता है। अगर किसी के घर पे लड़के लड़कियां दोनों हैं तो वो सोचता है कि इतने कम पैसे में पहले लड़के को पढ़ा दिया जाए, लड़की को नहीं भी पढ़ाया जाएगा तो चलेगा। उसको घरेलू कामकाज करना है, उसको बहुत कुछ नौकरी करनी है नहीं, तो उसको उसी काम में लगा के रखते हैं और लड़कों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इससे क्या होता है कि जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं घरेलू कामकाज की वजह से और शादी ब्याह के दबाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। लैंगिक असमानता के कारण गरीब परिवारों में लड़कियों को शिक्षा देने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। कहीं कहीं होता है जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वहाँ लैंगिक रूप से भेदभाव होता है, तो जिसमें वो लड़कियों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, केवल लड़कों को ही पढ़ाते हैं। अब देखिए चौथी समस्या जो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का शिक्षा पर प्रभाव। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन, यानी जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा स्किल प्राप्त कर लेते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। और फिर कभी कभी तो कुछ लोग देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अपने देश के बहुत से ऐसे पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं, बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं जो दूसरे देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, दुबई में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रतिभा पलायन के अंतर्गत आती है। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अपने देश में उनको उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उनको उस तरीके से सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो लोग अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। देखिए, प्रतिभा का पलायन, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। भारत में प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित युवा बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। जैसे देखिए आईआईटी, आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से जो स्नातक करने वाले युवा होते हैं वे बेहतर वेतन और सुविधाओं के कारण विदेशों में नौकरी करना पसंद करते हैं। अभी मैंने बताया कि ये लोग अच्छे अच्छे संस्थान से पढ़े रहते हैं, इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, कौशल होते हैं, तो ये अच्छा वेतन, अच्छी सुविधा देखकर अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं।
इससे देखिए होता क्या है कि अपने देश में कौशल और प्रतिभा की कमी हो जाती है और राष्ट्रीय विकास प्रभावित होता है। यानी अब अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे कौशल वाले लोग जब दूसरे देश में चले जाएंगे तो वहां पर काम करेंगे तो उस देश का आर्थिक विकास बेहतर होगा ना। अपने देश में तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और अपने देश का आर्थिक विकास स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इससे फिर दूसरी समस्या क्या हो जाएगी, निवेश की असमान वापसी, यानी इनएडिक्वेट रिटर्न ऑन एजुकेशनल इन्वेस्ट। अब इससे क्या होगा कि सरकार के द्वारा जो उच्च शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, इतने पैसे लगाए जा रहे हैं आईआईटी पर, आईआईएम में, और उस पैसे का जो खर्च बच्चों के ऊपर किया जा रहा है, बच्चे उस चीज को शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे देश में चले जा रहे हैं, तो इस तरह से सरकार का नुकसान होता है। देखिए, सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर किया गया निवेश उन छात्रों पर व्यर्थ चला जाता है जो विदेश जाकर वहीं बस जाते हैं। अब देखिए, सरकार के पैसे से लोग पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं और फिर दूसरे देश में चले जाते हैं। देखिए, भारतीय संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद कई छात्र विदेश में रोजगार तलाशते हैं, जिससे राष्ट्रीय निवेश का अपेक्षित लाभ भारत को नहीं मिल पाता। इसके वजह से देखिए अनुसंधान और नवाचार पर भी असर पड़ता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन के कारण भारत में अनुसंधान और नवाचार की गति धीमी हो जाती है। योग्य वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता विदेशों में जाकर वहां की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में योगदान देते हैं, जिससे भारत में तकनीकी विकास की गति प्रभावित। अब देखिए, जो योग्य वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिसके वजह से अपने देश में इन सारी चीजों को बहुत नुकसान होता है। इसमें नए नए चीजों को खोजना, रिसर्च करना, इनोवेशन करना बाधित हो जाता है। शिक्षा प्रणाली में प्रेरणा का अभाव देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जब प्रतिभा पलायन के कारण शिक्षा प्रणाली में लोगों को प्रेरणा और नवाचार की कमी होती है, इससे भारतीय संस्थानों में अकादमिक उत्कृष्टता प्रभावित होती है, यानी अकादमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित होना पड़ता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश जाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे देश में प्रतिभा का विकास बाधित होता है। तो इसका देखिए समाधान इन सब चीजों का क्या किया जा सकता है और इसके लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है। तो देखिए, पहला क्या काम करना चाहिए कि शहरीकरण और ग्रामीण शिक्षा का संतुलन बनाया जाना चाहिए, यानी शहरों और गांवों में दी जाने वाली जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को समान रखने का प्रयास किया जाए और शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुनिश्चित उपलब्धता की जाए। इसके अलावा देखिए, डिजिटल साक्षरता और संसाधनों का ग्रामीण क्षेत्र में भी विस्तार किया जाए ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए, यानी जो डिजिटल संसाधन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छे तरीके से उपलब्ध कराया जाए, सुविधा दी जाए, जिससे उनको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का विभाजन न पता चले। इसके अलावा देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए और संसाधन को प्रबंधन करना चाहिए, यानी परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन और सब तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, यानी गरीबी उन्मूलन के लिए नए नए उपाय ढूंढने चाहिए और सभी लोगों को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए देखिए, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा मिड डे मील, आरटीई और अन्य योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि गरीब बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके बाद फिर देखिए, जो ये प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन है, इसको रोकने का उपाय किया जाना चाहिए, यानी जो योग्य और स्किल्ड स्टूडेंट हैं उनको अपने देश में ही वो सुविधा दी जानी चाहिए, वो उस प्रकार का वेतन दिया जाना चाहिए जिससे वे विदेश जाने के बारे में कभी नहीं सोचे। देखिए, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको भारत में बेहतर अवसर और सुविधा दी जाए ताकि वे विदेश जाने के बजाय देश में ही योगदान दे। इसके अलावा देखिए, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का विकास किया जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को जब दूर किया जाएगा तब जाके अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में जो समस्याएं हैं वो सही तरीके से दूर की जा सकती है। अब देखिए, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, ये जो कारक हैं, तो इन कारकों में देखिए शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी और ब्रेन ड्रेन जैसे कारक शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनसे संबंधित जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली,
संसाधनों का समान वितरण, वित्तीय सहायता और प्रतिभाशाली युवाओं को देश में बनाए रखने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना आवश्यक है। तभी भारत में शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी और समावेशी बन सकेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन जितनी समस्याओं को हम लोगों ने देखा, इन समस्याओं को अगर सही तरीके से दूर कर दिया जाए और फिर अपने देश के लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, यहाँ पर उनको अवसर दिया जाए, तब जाके अपने देश की शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने यूनिट 7 और यूनिट 8 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई हो। तो इसी प्रकार से देखिए आज आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस था मैंने अपने तरीके से अपनी तरफ से पूर्ण करा दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इन सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने परीक्षा में इसके मदद से अच्छे नंबर प्राप्त करिए। नकल वकल के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि नकल करने से आपका अपना जो नेचुरल टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, जिससे भविष्य में आप कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी इस क्लास में आप लोगों ने अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।